तो चलो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के आई थिंक 2 प्रॉब्लम्स लिए, 2 लिए ना, ओके 2 प्रॉब्लम्स लिए, वही है ठीक है, आगे ठीक है। चलो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के 2 प्रॉब्लम्स बाकी है, लेकिन वो 2 प्रॉब्लम्स पढ़ने से पहले हम बैंक रिकंसिलिएशन के टाइम पे एक क्वेश्चन देखा था। बाय वो क्वेश्चन हम वहां पे एक बार, मतलब मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई थिंक दैट क्वेश्चन नंबर वाज 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम वहां पे आंसर देख लेते हैं। उसमें क्या था? हाँ बोलो। 3rd कैसे? हाँ आपका ओके, आपके रेगुलर बोल रहे हो क्या? ओके हाँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर देख लो 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 44,50,000 इन हिज बैंक। तो बैलेंस बोला है, कैश बुक को बैलेंस है, मतलब डेबिट, क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो सबसे पहले अपने इसे कैश बुक में कहां पे लिखना चाहिए? डेबिट साइड पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 44,50,000। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या है? आपको क्या करना है? कैश बुक और पासबुक के ट्रांजैक्शन सेपरेट करें, याद है? कैश बुक और पासबुक के ट्रांजैक्शन सेपरेट करें। तो आपने पहले क्या किया? चेक अमाउंटेड टू ₹6 लाख इशूड टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। ये कहां का है? पासबुक का है। मतलब एंट्री कहां पे पेंडिंग है? पासबुक में। गलती कैश बुक में कुछ नहीं, जब चेक दिया तो हमने एंट्री कैश बुक में कर दी, वो सही है। तो ये पासबुक से रिलेटेड है बराबर। तो बीआरएस में हम उसे प्लस माइनस कर देंगे। जो कैश बुक के आइटम है वो क्या करेंगे? पहले कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक में एडजस्ट कर देंगे। क्लियर? अगला, चेक पेड इनटू बैंक अमाउंटेड टू ₹11,05,000 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटेड टू ₹5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक। इसका मतलब क्या होता है कि ये भी पासबुक से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जब चेक इश्यू होता है, सही, जब चेक डिपॉजिट होता है, एंट्री कहां पे होती है? कैश बुक। एंट्री कहां पे पेंडिंग है? पासबुक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पासबुक के जो भी पॉइंट्स है वो हम बीआरएस के थ्रू रेक्टिफाई या प्लस माइनस कर देंगे। हम कैश बुक से रिलेटेड जो गलतियां है या जो लिखा नहीं वो कैश बुक में जाके डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि कैश बुक किसने मेंटेन किया है? हमने मेंटेन किया। करेक्ट है? आगे, अ डिविडेंड, दोनों के लिखा पासबुक। ठीक है, अगला, अ डिविडेंड ऑफ 40,000 एंड रेंट ऑफ 6 लाख रिसीव्ड बाय बैंक को मिला एंड एंटर्ड इन द पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहां पे पेंडिंग है? कैश बुक। कैश बुक किसके पास है? हमारे पास है। एंट्री कर सकते हैं क्या? यस। अगर पेंडिंग है तो कर दो ना एंट्री। आपके पास कैश बुक है तो कैश बुक के कौन सी साइड पे एंट्री करोगे? डेबिट साइड पे। बराबर ना, डेबिट से डिपॉजिट होती है। तो टू क्या? डिविडेंड ऑब्लिक रेंट। कितना है टोटल? दोनों अलग अलग लिख सकते हो। कितना? 40,000 और 6 लाख। डेबिट साइड पे याद रखना, ये क्या है? कैश बुक। डेबिट साइड पे 40,000 और 6 लाख। आगे अगला क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर 2017 पेड बाय द बैंक 27,000 नॉट एंटर्ड इन द, कहां पे? कैश बुक। कितना? 27,000। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 27,000। क्या करेंगे इसका? कैश बुक के कहां पे पेमेंट है ना, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कैश बुक के क्रेडिट साइड पे क्या है? बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना? 27,000। अभी आपको जितनी अमाउंट दिया उतना ही पेमेंट में दिखा देंगे ना। ये 31 दिसंबर तक है या 31 मार्च तक है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कैश बुक और पासबुक ये बेसिकली पेमेंट्स और रिसीट रिलेटेड है। तो पेमेंट कितना हो गया? 27,000। हम जब पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो पीएनएल अकाउंट बनाते हो क्या सोचते हैं कि भले पेमेंट 6 महीने का किया है, बट साल भर का इंश्योरेंस कितना है। यहां पे आपको बैंक कैश बुक के लिए सोचना नहीं है। कैश बुक में क्या दिखाई देता है? डिपॉजिट विड्रॉल। कितना पे किया? 27। तो एंट्री कितने की आ जाएगी? 27 की। राइट? आगे, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। पेमेंट साइड अंडरकास्ट कम टोटल ली गई। करेक्शन करना है, क्या करोगे? टोटल 5,000 से बढ़ाओगे। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है? बाय सस्पेंस 5,000। सस्पेंस क्यों? याद है ना, अगर क्रेडिट साइड अंडरकास्ट मतलब जो साइड कम है वहां पे कौन सा अकाउंट आता है? सस्पेंस।
तो करेक्शन करते वक्त हम सस्पेंस को डेबिट देंगे और कैशबुक को क्रेडिट नहीं मिला तो कैशबुक को क्रेडिट दे देंगे। याद है? अगला क्या था? हाँ, बैंक चार्जेस 1400 शोन इन पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैशबुक। कैशबुक में बैंक चार्जेस लिखे नहीं, कहां पे लिखोगे? रिसिप्ट, डिपॉजिट साइड पे या विड्रॉल साइड पे? विड्रॉल साइड पे, क्रेडिट साइड पे क्या? बाय बैंक चार्जेस कितने? 1500। आगे सॉल्व नहीं किया हो तो कम से कम वहां पे लिख तो लो। करेक्ट है? आगे है क्या है? बिल्स पेबल of 2 lakh had been paid by the bank but was not entered in the cash book, and bill receivable for 60,000 had been discounted with the bank at a cost of 1,000 which had also not been recorded in cash book। मतलब क्या हुआ? बिल्स पेबल 2 लाख का बैंक ने पे नहीं किया, बट वॉज नॉट हैड बीन पेड बाय द बैंक, बैंक ने पे कर दिया बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो अगर बिल्स पेबल पेमेंट हो गया, पेमेंट कहां पे दिख रहा है? पासबुक में, बट कैश बुक में नहीं दिख रहा, तो कैश बुक में करेक्शन कर सकते हैं? यस। कैश बुक में कहां पे लिखोगे? क्रेडिट साइड पे, बाय बिल्स पेबल कितना? 2 लाख, ये क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अगला क्या है? बिल रिसीवेबल 60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000 which had also not been recorded in cash book। मतलब कितने आ गए आपको? 59,000। तो 59,000 कहां पे? आपके अकाउंट में डेबिट साइड पे आनी चाहिए या क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे, क्योंकि बिल डिस्काउंट करके वो बैंक क्या करेगी? आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी, तो 59,000 वहां पे आ जाएंगे। क्लियर? तो अभी क्या क्या लिख दिया? ध्यान दो, डेबिट साइड पे पहले तो बैलेंस लिखा है कितना? 44,50,000। बाद में डिविडेंड रिसीव्ड कितना लिखा है? 40 डेबिट साइड पे। बाद में क्या लिखा है? रेंट रिसीव्ड 6 लाख, बिल्स रिसीवेबल 59,000, और क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है? इंश्योरेंस कितना? 27,000। बाद में क्या? सस्पेंस, ओवरकास्ट कुछ तो भी था, अंडरकास्ट था ना, 5,000, बैंक चार्जेस 1,500 एंड बिल्स पेएबल 2 लाख, ये क्रेडिट साइड पे आ गया। तो बैलेंस कितना आ गया? 49 लाख। ठीक है, अपने बैलेंस जो है वो टोटल में लिख दिया है। ऐसी गलती की तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है, ध्यान रखना। ये ऐसी छोटी छोटी गलती होती है जिसकी वजह से मार्क्स नहीं मिलते। हमें लगता है कि हमने सॉल्व किया अच्छे से बट मार्क्स नहीं मिले, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है, वो ध्यान रखना। प्रॉपर्ली आपको एग्जाम में क्या करना है? टोटल लेनी पड़ेगी दोनों साइड की, ठीक है। वहां पे शॉर्टकट नहीं ले सकते, यहाँ पे शॉर्टकट ले सकते हैं, ठीक है, बट वो गलती कभी एग्जाम में मत करना। क्लियर? आगे अभी स्टार्ट किससे करोगे आप? कैशबुक बैलेंस के साथ। कितना? 49,15,500। और दो ही ऐसे रीजन है ना जो पासबुक से रिलेटेड है, जो पासबुक में एंट्री नहीं है। पहला क्या है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, पहला ही है वो। कितना है? 6 लाख ना। तो चेक इशू किया, तो पहले एंट्री कहां पे आ गई? कैशबुक। कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि इशू की एंट्री है ना, ठीक है, बैलेंस कम हो गया, तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और दूसरा क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ऐसे कितने हैं? 11,05,000 में से 5,55,000 क्लियर हो गए, तो बचे कितने? कितना? क्या? नहीं, आंसर नहीं बोल रहा हूं, इसका बताओ मुझे। 11,05,000 सेकंड देखो, 11,05,000 डिपॉजिट किए ना चेक, उसमें से 5,50,000 के क्लियर हो गए, तो रिमेनिंग ऐसे कितने जो क्लियर नहीं हुए? 5,55,000। अभी देखो 5,50,000 के चेक क्या डिपॉजिट किए, पहली एंट्री कहां पे हो गई? कैशबुक। कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो अभी क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, ताकि वो पासबुक के साथ मैच हो जाए, ठीक है। तो कितना ऐड किया अपने? वो जो कैशबुक का नया बैलेंस आया था उसमें कितना ऐड किया? 6 लाख, और लेस कितना किया? 5,55,000। तो इससे आपको बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाता है कितना? 49,60,500। क्लियर? जिन लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है, उनके लिए। बाकी लोग जो नहीं थे उस दिन, एटलीस्ट कम से कम अपने क्या किया होगा? लिख तो लिया होगा ना अभी, ठीक है। कोई डाउट नहीं? ठीक है, ध्यान दो। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड रेक्टिफिकेशन। फटाफट बताओ रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? कल हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, अभी हम आगे के 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? ध्यान देना कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट जब तक सेम रहती है, ध्यान देना, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट जब तक सेम रहती है तब तक ट्रायल बैलेंस टैली होता है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम क्या चेक करते हैं? अमाउंट्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सेम हो, डेबिट कॉलम की टोटल और क्रेडिट कॉलम की टोटल सेम हो, तो हम क्या मानते हैं? ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। तो जब तक आप डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सेम रखोगे तब तक एंड में
टोटल जो डेबिट कॉलम की आएगी वो क्रेडिट कॉलम की आएगी ट्रायल बैलेंस में, वो सेम ही होगी ना। अब मैंने 500 रुपए डेबिट साइड पे लिखे है और 500 रुपए क्रेडिट साइड पे लिखे हैं किसी अकाउंट के, तो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस लिए जाएंगे तो डेबिट में वो 500 दिखाई देंगे किसी ना किसी अकाउंट में, और क्रेडिट में वो 500 दिखाई देंगे। तो अल्टीमेटली आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा? टैली होगा। अल्टीमेटली आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा? टैली होगा। लेकिन किसी भी एंट्री में आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सेम ना हो गलती से, मतलब क्या, एक अकाउंट की पोस्टिंग हमने कर दी 500 लिख दिया डेबिट साइड पे, बट दूसरे अकाउंट में 500 लिखना भूल गए, रह गया, क्रेडिट देना रह गया, हुआ क्या, डेबिट साइड पे आ गए 500, क्रेडिट साइड पे आ गए 0, क्या हो गया? 500 का डिफरेंस। ये 500 का डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा? यस। क्या दिखाएगा देगा ट्रायल बैलेंस में? डेबिट 500 है से ज्यादा है और क्रेडिट 500 से कम है। उस वक्त आप क्या करते हो? वो डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हो ट्रायल बैलेंस में। सस्पेंस अकाउंट में कौन साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। कौन साइड पे? क्रेडिट साइड पे। जो साइड शॉर्ट है, जहां कम वहां हम, कौन बोल रहा है? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हो गया। तो मैंने आपको बोला था पहले करेक्ट एंट्री सोचो, बाद में उन्होंने गलती क्या की वो लिखो। डेफिनेटली जो साइड कम दिखाई देती है ना आपको, वहां पे सस्पेंस, वो इफेक्ट कहां पे गया होगा? सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर? ये हमने पढ़ लिया है, तो आगे उसी के ऊपर कंटिन्यू कर लेते हैं। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था, अगर रॉन्ग बुक में एंट्री करते हो तो रॉन्ग बुक में एंट्री होती है, मतलब परचेस बुक की एंट्री सेल्स बुक में हो जाती है। बुक में गलती हो गई, बुक आपने गलत सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली आगे के दो इफेक्ट भी गलत हो जाते हैं दोनों। क्यों? क्योंकि अब मैंने परचेस का सेल्स में लिखा तो सेल्स बुक से पोस्टिंग कैसे जाएगी? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होगा और कस्टमर अकाउंट को डेबिट हो गया। बराबर ना? वही होगा। अगर आपका बुक ही गलत है तो आपके दोनों पोस्टिंग गलत हो जाएंगे। लेकिन कल ऐसा एक ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा, क्या था उसमें? रॉन्ग बुक में लिखा लेकिन सप्लायर्स अकाउंट इज करेक्टली क्रेडिटेड, तो उसका मतलब क्या हुआ? परचेस का सेल्स में लिखा तो सेल्स के कहां पे जाएगा? क्रेडिट में। लेकिन सप्लाई अकाउंट को जो क्रेडिट देना था परचेस की वजह से वो क्रेडिट दिया, मतलब दोनों भी क्रेडिट साइड पे चला गया। ऐसे भी वहां पे होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। क्लियर? आज हम वो टाइप के ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे जहां पे दोनों इफेक्ट्स गलत हो जाते हैं, जहां पे आपने गलत बुक सेलेक्ट किया। क्लियर? तो चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 3। The accountant of X prepared the trial balance for the year ended 31st March 96, but there was a difference and the accountant put the difference in suspense account. Rectify the following errors found and prepare the suspense account. अभी ये देखो, सस्पेंस अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं है। रीजन, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नहीं बताया। बराबर? सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नहीं बताया। अगर आपको बताया जाता है सस्पेंस अकाउंट बनाओ तो सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी बता देंगे। ठीक है? अभी हमें कंसेप्ट समझनी है, उसके लिए हमारी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस चल रही है। कल हमने एक प्रॉब्लम देखा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया। क्लियर? तो चलो अभी आपको क्या करना है, 3 कॉलम चाहिए। 3 के कौन कौन से? करेक्ट एंट्री, बाद में रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन। बराबर? अभी एग्जाम में आपको इस फॉर्मेट में जाना है क्या? नहीं। एग्जाम में आपने डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखा तो भी चलता है, बट मैंने पढ़ाते वक्त ऐसे पढ़ा दिया तो आपको समझेगा नहीं, या बाद में आप रिवाइज करते हो उस वक्त करेक्ट एंट्री नहीं बताई मैंने और रॉन्ग एंट्री नहीं बताई तो समझेगा नहीं रेक्टिफिकेशन आई कहां से। इस वजह से जब आप सोचोगे एग्जाम में भी, जब आप सोचोगे सबसे पहले क्या सोचोगे? करेक्ट। बाद में क्या सोचोगे? रॉन्ग। तब जाके पता चलेगा कि करेक्शन कैसे करना चाहिए। ठीक है? हाँ चलो
बोलो। हाँ पहला करेक्ट एंट्री, रॉन्ग या फिर क्या कह सकते हैं एक्चुअल, जो हमने सच में की है, गलती किया ना, एक्चुअल में जो एंट्री की वो गलत है। और तीसरा क्या? हाँ डन, पहला बोलो। हाँ पहला क्या? टोटल ऑफ द रिटर्न आउटवर्ड बुक ₹420 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। भूल गए हम। देखो याद है मैंने बोला था कि पोस्टिंग कैसे होती है बुक से, परचेज बुक की पोस्टिंग कैसे होती है, परचेस अकाउंट में टोटल जाती है डेबिट साइड पे, और सप्लाई अकाउंट में इंडिविजुअल अमाउंट जाता है। याद है मैंने कल ही बोला था, अगर टोटल गलत हो जाती है किसी बुक की तो उस अकाउंट में इफेक्ट पड़ता है। परचेस बुक की टोटल होगी तो परचेस अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, टोटल गलत होती है तो। लेकिन उस वक्त सप्लाई अकाउंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सप्लाई अकाउंट में हमेशा इंडिविजुअल पोस्टिंग जाती है, क्योंकि सप्लाईज एक नहीं होते। सप्लाई क्या होते हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो किसी के अकाउंट में हम टोटल नहीं डाल सकते। हम क्या कहते हैं, एक्स का डेबिट अलग, सॉरी क्रेडिट अलग, वाई का अलग, इस तरह से भेजते हैं। तो यहां पे क्या हुआ है प्रॉब्लम, रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब कौन सा, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न में गुड्स आते कि जाते हैं, जाते। तो जब भी गुड्स आते हैं तब क्या दिया जाता है, डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। तो इस अकाउंट को कौन सा बैलेंस होगा, परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। हमेशा अगर क्रेडिट दे देना तो बैलेंस भी क्रेडिट होगा, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। ये बेसिक भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ऐसी केस में आपने पोस्टिंग नहीं की, तो टोटल की पोस्टिंग नहीं की, तो बोलो क्या हो जाएगा। एक्चुअली आपने क्या एंट्री करनी चाहिए थी, परचेस रिटर्न को क्रेडिट, ठीक है, और सप्लाई, ठीक है, उनको डेबिट, क्योंकि सप्लाई रिसीवर है ना। एंट्री क्या आती है, सप्लाई अकाउंट डेबिट, कितना 420 टू परचेस रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, कितना है 420। क्लियर, आगे आई क्या। हाँ देखो क्या हुआ, टोटल पोस्टिंग नहीं की। अभी आपको ये सोचना है सप्लाई को डेबिट दिया क्या उन्होंने, सप्लाई को तो इंडिविजुअली देते ना, तो सप्लाई को डेबिट मिल गया होगा। पूरे एंट्री नहीं की ऐसा नहीं है, सिर्फ क्या बोला उन्होंने, टोटल पोस्टिंग नहीं की। टोटल किसकी पोस्टिंग की जाती है, परचेस रिटर्न की। कौन से अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, परचेस रिटर्न अकाउंट में, वो पोस्टिंग नहीं की। तो 420 और टोटल पोस्टिंग ही नहीं किया परचेस रिटर्न अकाउंट में, तो कितना, जो साइड कम दिख रही है वो सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट जाएगा। अभी बोलो करेक्शन। देखो सप्लाई को डेबिट देना था, दे दिया है। परचेस रिटर्न को क्रेडिट दिया था, नहीं दिया, तो दे देंगे। और सस्पेंस को गलत क्रेडिट मिल गया तो डेबिट दे देंगे। एंट्री आ गई, टू आगे ध्यान दो। अगला क्या दिया है, परचेस ऑफ ₹350 फ्रॉम वाई हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। परचेस डायरेक्ट किस में चला गया, सेल्स बुक में। हाउएवर वाईज अकाउंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड। वो क्या बोल रहे, वाई के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, परचेस का किस में चला गया, बोलो सेल्स में। तो नॉर्मली एंट्री क्या आती है, करेक्ट एंट्री परचेस की। परचेस की एंट्री क्या आती है, बोलो सभी बोलेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, कितना, हाँ 350 राइट, क्लियर। आगे हाँ हुआ क्या, ये परचेस बुक में जाने की जगह पे सेल्स में गया, और वो सेल्स में जाता है सेल्स बुक में, तो आगे कौन से अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। और सेल्स अकाउंट में डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा ना भाई। तो ध्यान देना, टू वाई में कोई गलती है क्या,
नहीं है, उन्होंने बोला वाई वाई करेक्ट है, वाई का अकाउंट करेक्ट है, क्लियरली बोला है वाई अकाउंट टू वाई अकाउंट कितना एंड टू क्या राइट तो हुआ क्या, दोनों भी क्रेडिट पे ही गए ना, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं, तो क्या हुआ राइट कोई डाउट? क्लियर? कोई डाउट? आगे क्या करेंगे हम, परचेस को डेबिट देना था, दिया है क्या? नहीं, तो दे देंगे बराबर। वाई को क्रेडिट देना तो दिया है, कुछ नहीं करना है, करेक्ट हो तो रेक्टिफिकेशन थोड़ी ना करना है। बाद में सेल्स को क्या हुआ था, गलती से क्रेडिट मिल गया तो डेबिट दे देंगे, और सस्पेंस को गलती से डेबिट मिल गया तो क्रेडिट दे देंगे। तो बोलो करेक्ट है? कोई डाउट? नो? समझाए पक्का? हाँ समझा? ठीक है। अरे कुछ ऐसे कैसे थके आए लोग हैं, कितनी बार पूछ रहे हो ऐसा? अरे स्माइल करो, ठीक है। मतलब ऐसा क्या आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है कि मतलब क्या है कि आपकी हंसी गायब हो गई? ठीक है, तो चलो कल कुछ हुआ क्या प्रपोज डे के दिन आपके साथ? सर किसी ने प्रपोज नहीं किया, क्या कर रहे? ठीक है, अगर प्रपोज किया होता तो हंसी वापस आ जाती, पढ़ने के लिए मोटिवेशन भी मिल जाता। वो आज क्या है, आज भी नहीं आता क्लास को? वह कल थक जाता क्या? ठीक है, हाँ आज कौन सा दिन है? चॉकलेट डे। चल आगे, मुझे पहले से पता होता तो मैं आप लोगों को चॉकलेट दे देता। हाँ अभी ये टाइम है, ठीक है। चलो आगे कौन सा है अगला 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 अगला? हाँ, सेल ऑफ रुपीज 390 to Z has been credited to his account as rupees 290. Sale of 390 to Z, बोलो एंट्री। Z अकाउंट डेबिट टू कितना? करेक्ट बोलो, करेक्ट लिखना है 390 ना, लेकिन क्या बोला वो Z के अकाउंट को क्या हो गया क्रेडिट, वो भी 290 से, अमाउंट भी गलत होगी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, सेल्स तो करेक्ट ही है, राइट है, कितना 290 करेक्ट है, बोलो। अभी करेक्शन देखो, जेड को ध्यान दो, सभी ध्यान देंगे, यहां पे एक बात ध्यान दो, जेड को डेबिट देना था 390 का, दिया है क्या? नहीं, तो 390 का डेबिट देंगे, ध्यान दो। प्लस जेड को क्रेडिट गलती से 290 का मिल गया, वो कैंसिल करना है। वो कैसे कैंसिल करेंगे? 290 का डेबिट देंगे, मतलब मुझे टोटल कितना डेबिट देना पड़ेगा? 390 प्लस 290, समझ आए? 390 का डेबिट देना था, नहीं दिया तो दे देंगे, और 290 का गलत क्रेडिट दिया जेड को, तो वो रिवर्स करने के लिए डेबिट दे देंगे। मतलब 390 प्लस 290 कितना आता है? 680, उतने का क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। जेड अकाउंट डेबिट कितना? 680, राइट। और सेल्स का तो करेक्ट है, उसमें कुछ करेक्शन करना नहीं है, तो सस्पेंस को गलती से डेबिट मिला तो क्रेडिट, राइट। 680
क्या हो जाएगा 680। डन। आगे फर्नीचर, old furniture sold for rupees 5400 had been entered in as 4500 in sales account. फर्नीचर सोल्ड, अभी ये बिजनेस के लिए फर्नीचर सोल्ड क्या होगा, क्या होगा, एसेट होगा ना। अभी आप देखो, एक बार ठीक से पढ़ना होता है, कभी भी प्रॉब्लम में ठीक से पढ़ना। और उन्होंने बोला हो कि XYZ इज फर्नीचर, XYZ okay is in the business of selling furniture, और नीचे लिखा होगा कि उन्होंने फर्नीचर सेल किया, तो ये क्या हो गया उनका, एसेट सेल हुआ या सेल हुआ, सेल हुआ। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं, मतलब मैं क्या मानूंगा, एसेट बेच दिया उन्होंने, कौन सी, फर्नीचर, ठीक है। तो वो एक बार पढ़ लेना। लेकिन फर्नीचर सेल करने के बाद में गलती से उन्होंने कौन से अकाउंट में डाल दिया, सेल अकाउंट में डाल दिया। एक्चुअली वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट करना था, फर्नीचर। करेक्ट एंट्री क्या है, कितना, हाँ 5400 हुआ क्या, बोलो, हैड बीन एंटर्ड एज 4500 इन सेल्स अकाउंट, मतलब कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू कितना, 900 ना, 900, कितना, 900 आ गया। बोलो करेक्शन, कैश में कुछ करेक्शन है, नहीं है। फर्नीचर को क्रेडिट देना था, दिया है, नहीं, दे देंगे, सिंपल बात है, नहीं दिया तो दे देंगे, गलत दिया तो रिवर्स कर देंगे। सेल्स को गलत क्रेडिट दिया, डेबिट कर देंगे, और सस्पेंस को गलत क्रेडिट मिल गया, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बोलो, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना, 4500, बाद में ओ तोड़ तोड़ तोड़, हाँ, और तोड़, कल का फ्रस्ट्रेशन आज निकाल रहा है, ऐसे मोबाइल फेंक रहा है वो, ऐसे नहीं चाहिए मुझे कुछ जिंदगी में, जिंदगी खत्म। ओके, कुछ हुआ नहीं ना मोबाइल को, नहीं, हाँ चलो आगे। जहां पे दिल टूटा वहां पे मोबाइल की क्या कीमत, आगे। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 500 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल, एंट्री नहीं की। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर मतलब एंट्री बोलो, कल बता दी थी एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बोलो परचेस, कितना, एंट्री किए क्या, हाँ है ना, नहीं, तो नो एंट्री। तो अभी क्या करेंगे, कर देंगे, क्या एंट्री होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, कितना, 500 राइट, हो गया सभी। अभी एक ध्यान देना, ठीक से सुनना, ठीक से सुनना, एक बात बोल रहा हूं मैं, ओके। अभी यहां पे क्या होता है कि बिफोर मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, प्रैक्टिस की, 3 प्रॉब्लम ले लिए, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको वहां पे कही पहले प्रैक्टिस सुने तो किसको क्या डेबिट मिल रहा है ये एग्जैक्टली समझ लो। अभी क्या होता है, 2 सिचुएशन होते हैं कि आप रेक्टिफिकेशन जो करते हो वो बिफोर बैलेंस शीट होता है या इन द सेम पीरियड, और आफ्टर बैलेंस शीट मतलब ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट बन चुका है।
बोले ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट बन गया मतलब क्या, सभी अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। देखो आपको पता है क्या कि कौन सा अकाउंट क्लोज होता है, कौन सा अकाउंट बैलेंस होता है, पता है? रियल अकाउंट क्लोज होता है या बैलेंस होता है? रियल अकाउंट क्लोज होता है या बैलेंस होता है? पर्सनल अकाउंट क्लोज होता है या बैलेंस होता है? पर्सनल अकाउंट क्लोज होता है या बैलेंस होता है? ये एंड पे, ये एंड की बात करो। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, ठीक है? तो ये ऐसा हो गया, मतलब आधे लोग ये बोल रहे हैं, आधे लोग वो बोल रहे हैं, ठीक है? किसी को कुछ पता नहीं कहां पे कौन है। तो समझ लेना, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट हमेशा बैलेंस होते हैं, हर ईयर इन पे वो बैलेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस जो निकलेगा ना वो अगले साल कंटिन्यू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी लास्ट ईयर के हम इस साल यूज करते हैं, पर डेटर जो लास्ट ईयर के वो इस साल पेमेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखना, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट क्या होता है? बैलेंस। और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो हर साल के एंड में क्लोज होते हैं। तो वो क्लोज होके जाते कहां पे? उसके जो बैलेंसेस आए, ऑब्वियसली सैलरी पे की, तो इस साल की सैलरी का टोटल तो होगा ना, तो जाता कहां पे? वो क्लोज होके हम कहां पे डालते हैं? बाय पी एंड एल अकाउंट। डेबिट साइड पे क्या लिखा है? टू कैश सैलरी में लिखा हुआ है। तो पहले महीने में कितने पे की? 30,000, दूसरे महीने में 40 पे की। इस तरह से वहां पे क्या हो गया? रीएंड आ गया मान लो, तो हम क्या करते हैं? बाय पी एंड एल लिख के 70,000 पी एंड एल अकाउंट में डाल देते। तो इसका बैलेंस अगले साल कंटिन्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्यों क्लोज होता है? वाई नॉमिनल अकाउंट इज क्लोज्ड? क्योंकि अगर हम बैलेंस निकालते हैं और बैलेंस अगले साल फॉरवर्ड करते हैं तो अगले साल के एक्सपेंसेस में लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस मिक्स हो जाते हैं। हम पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट कौन से साल का निकालते हैं? सिर्फ इस साल का। इसमें लास्ट ईयर की इनकम एक्सपेंसेस होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। अगर मैंने वो अकाउंट लास्ट ईयर का लास्ट ईयर में क्लोज नहीं किया तो क्या होगा? लास्ट ईयर का नॉमिनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट लास्ट ईयर में क्लोज नहीं किया तो क्या होगा? वो सैलरी लास्ट ईयर की इस साल में इंक्लूड होगी, और इस साल जो प्रॉफिट पता चलेगा वो इस साल का नहीं होगा। इस वजह से आपने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या? क्लोज करना चाहिए। क्लोज करके कहां पे जाना चाहिए? पी एंड एल अकाउंट। अगले साल सैलरी अकाउंट होगा, बट अगले साल का होगा। हर साल नॉमिनल अकाउंट क्लोज होते हैं। अभी ठीक से सुनना। अभी कुछ रियल अकाउंट में मिस्टेक हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख के ली, लेकिन मैंने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 50,000 लिख दिया, एक जीरो कम लिख दिया, गलती हो गई, राइट है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कितना लिखना था? 5 लाख, कितना लिख दिया? 50,000, एक जीरो कम हो गया। तो अभी लास्ट ईयर में ये गलती हो गई थी, मुझे पता चली इस साल बैलेंस शीट बनने के बाद में। तब तक के लिए मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल के रखा था जो भी डिफरेंस है, ठीक है? तो अभी क्या होगा? क्या मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जाके डेबिट दे सकता हूं 4.5 लाख का इस साल? हाँ, वो अकाउंट कंटिन्यू है ना, वो अकाउंट इस साल भी कंटिन्यू है, वो अकाउंट क्लोज नहीं किया है, वहां पे जाके डेबिट दे सकते हो। आगे समझ में क्या बोल रहा हूं? दूसरा मैंने डेटर्स में एक सेल हुआ था, उसको डेबिट ही नहीं दिया था। मिस्टर एक्स को सेल किया था, वो डेबिट ही नहीं किया था। इस वजह से उसके पास से जो पैसे आने हैं वो मुझे 40,000 ही दिख रहे थे, बट 20,000 का सेल उसके अकाउंट में लिखा ही नहीं। अदरवाइज 20,000 का सेल लिखा होता तो कितना दिखता? 60,000। वो डिफरेंस था, डिफरेंस मैंने सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया, अभी पता चला बैलेंस शीट बनने के बाद में। तो मैं डेटर्स अकाउंट में जाके 20,000 का डेबिट दे सकता हूं क्या एक्स अकाउंट में जाके? यस, क्या प्रॉब्लम है? वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है ना अकाउंट, दे सकता हूं। बट ध्यान दो, ठीक से सुनो। मैंने सैलरी लास्ट ईयर पे की थी 20,000, लेकिन मैंने वो सैलरी अकाउंट में लिखा ही नहीं, बाकी सैलरी लिख दी 70,000, मान लो बाकी सैलरी 70,000 लिख दी, बट 20,000 की सैलरी की एंट्री नहीं की लास्ट ईयर मैंने, करेक्ट है? लास्ट ईयर में नहीं की। अभी इस साल मुझे पता चला कि ये गलती हो गई थी, ये मुझे इस साल पता चला। अभी आप मुझे बताओ कि मैं इस साल का जो सैलरी अकाउंट है उसमें जाके 20,000 का डेबिट दूं या ना दूं? नहीं देना चाहिए? नहीं। क्यों? क्लोज हो गया। और फिर इस साल दे दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा? वो क्लोज हो गया, करेक्ट है, लास्ट ईयर क्लोज हो गया। इस साल डेबिट दिया तो क्या होगा? इस साल में भी गलती कर रहे हो ना, इस साल की सैलरी भी गलत लिख रहे हो। तो लास्ट ईयर में 20,000 लिखा नहीं, इस वजह से लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनकरेक्ट हो गया, और लास्ट ईयर का 20,000 इस साल में लिख रहे हो तो इस साल का भी प्रॉफिट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे सुनिए, तो ऐसे केस में किया क्या जाता है
कि हम लास्ट ईयर का P&L अकाउंट ओपन करेंगे। ओपन करेंगे मतलब क्या, वो रहने दो वैसे ही, हम बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में ये रेक्टिफिकेशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि सैलरी 20,000 लिखी नहीं, इस वजह से प्रॉफिट 20,000 से बढ़ गया लास्ट ईयर का। करेक्ट है ना? कुछ गलत नहीं बोला। सैलरी लिखी नहीं मतलब एक्सपेंसेस लिखे नहीं, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर मुझे लास्ट ईयर का प्रॉफिट करेक्ट निकालना हो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट करेक्ट है ना, करेक्ट निकालना हो तो क्या किया मैंने, लास्ट ईयर का प्रॉफिट मान लो 1 लाख आ चुका है गलती होने के बाद, तो मैंने वो 1 लाख का प्रॉफिट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ले लिया। और गलती क्या हो गई थी, 20,000 का डेबिट नहीं दिया था सैलरी का, तो अभी दे दूंगा। इस साल के लास्ट ईयर की गलती की वजह से इस साल का सैलरी भी गलत क्यों हो, तो मैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट दे दूंगा। कितना? 20,000। आपका करेक्ट आ गया। क्या करेक्ट आ गया? P&L अकाउंट, P&L कितना आ गया? 80,000। आ समझ में क्या बोल रहा हूं? कोई डाउट है? नहीं? पक्का? अभी आप मुझे बताओ, ध्यान दो, अगर इस वजह से क्या बनता है कि मैं जहां पे भी नॉमिनल अकाउंट बोल रहा हूं या फॉर एग्जांपल P&L अकाउंट की बात कर रहा हूं, अगर वो P&L अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, मतलब अकाउंट से भी क्लोज हो चुके हैं, और उस अकाउंट में, उस P&L अकाउंट के जो आइटम्स है उसमें कुछ गलती है जो मुझे अभी पता चल गई, वो करेक्शन करने के लिए वो अकाउंट ही ओपन नहीं है, तो अभी तक मैंने क्या किया, सैलरी को जाके डेबिट दे दिया, इसको डेबिट दे दिया, उसको क्रेडिट दे दिया। बट अगर आपको बोला जाता है कि ऑलरेडी P&L अकाउंट बन गया है तो अकाउंट अभी ओपन है ही नहीं, तो फिर कौन से अकाउंट को डेबिट देंगे? तो सैलरी की जगह पे कौन से अकाउंट को डेबिट देंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन क्या होता है? P&L अप्रोप्रिएशन और एडजस्टमेंट ये दोनों अलग है। क्या होता है? और थोड़ा सा, हाँ मतलब आपने आइटम बता दिया, लेकिन होता क्या है? हाँ आइटम करेक्ट है आपने जो बोला सर, सिंपल बात है। P&L एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट होता है, अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, मुझे एग्जांपल नहीं चाहिए, क्या मतलब मीनिंग क्या है उसका? अप्रोप्रिएशन मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट करेक्ट आ गए ना, उसके बाद में हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट किसमें करते हैं? पार्टनर्स में, ओनर में, रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है। और एडजस्टमेंट मतलब क्या? जो गलत है वो सही करना है, बराबर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, और बाद में पार्टनरशिप चल रहा है तो पार्टनरशिप के टाइम पे क्या बनाते हैं? अप्रोप्रिएशन, क्योंकि उस अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। मतलब इस प्रॉफिट में से सैलरी कितनी दी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आया, ये सभी वहां पे लिखना पड़ता है। तो अभी इस डिस्कशन से आपको क्या याद रखना है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और वहां पे कभी सैलरी अकाउंट आता है, वहां पे कभी रेंट अकाउंट आता है, मतलब जो भी अकाउंट ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में आपने लिखा था, तो उसमें गलती होती है तो आपका प्रॉफिट भी अफेक्ट हो गया होगा। सही है नहीं? गलती कौन सा आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम याद कर लो, P&L अकाउंट के आइटम याद कर लो, तो उसमें गलती हो गई होगी तो आपका प्रॉफिट भी अफेक्ट हो गया होगा और वो अकाउंट क्लोज हो गए होंगे। अभी उसमें कोई गलती है तो करेक्शन किस नाम से करोगे? तो सिर्फ जो एंट्री की ना वैसी एंट्री करनी है। सिर्फ सैलरी आ गया ना तो वहां पे नाम चेंज करना है। क्या नाम चेंज करोगे? P&L एडजस्टमेंट। ठीक है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट वहां पे करोगे। जैसे कि यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको यहां पे दिया है, हाँ अब ये गलती कंटिन्यूसली किस में चल रही है? परचेस एंड सेल्स। परचेस एंड सेल्स अकाउंट से प्रॉफिट के ऊपर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। लास्ट ईयर का प्रॉफिट अफेक्ट हो गया होगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम उसकी जगह पे नाम यूज क्या करेंगे? P&L एडजस्टमेंट, जिससे प्रॉफिट करेक्ट हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। इस साल के परचेस अकाउंट में फिर से डेबिट देते तो कोई सेंस नहीं बनता है। क्यों? इस साल भी गलत हो जाएगा। लास्ट ईयर की गलती इस साल करेक्ट की, मतलब इस साल के परचेस अकाउंट में डेबिट दे दिया तो परचेस इस साल का ज्यादा दिखाई देगा जो इस साल परचेस नहीं किया, और इस साल का ज्यादा परचेस आप इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे तो इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट भी गलत आ जाएगा। तो जहां जहां पे आपको एक एडिशनल फॉलो करना है। ठीक है, मैं एंड में क्यों बताता हूं, एंडिंग में क्यों बताता हूं? क्योंकि मुझे आपको पहले तो कंसेप्ट समझाने, कंसेप्ट किस बात की समझानी है? डेबिट और क्रेडिट किससे दिया जाता है। अभी आपको इतना समझना है, एक ही पॉइंट समझना है, जहां पे नॉमिनल अकाउंट या ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का आइटम आ गया, वहां पे आप वो नाम की जगह पे दूसरा नाम यूज करोगे P&L एडजस्टमेंट। वो भी कब?
ऑलरेडी उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए हो, तो अगर नहीं बने, अकाउंट अभी भी ओपन है, तो जाओ उस अकाउंट में कर दो करेक्शन। मतलब सैलरी अकाउंट अभी तक क्लोज नहीं हुआ उस साल का, तो क्या करेंगे लॉजिकली क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट में डेबिट देंगे ना, अकाउंट ओपन है उसी वक्त करेक्शन कर दो। लेकिन एक बार अकाउंट क्लोज हो गया, पीएनएल अकाउंट बन गया, तो किसमें करेक्शन करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट में उसे डेबिट क्रेडिट देंगे। क्लियर? अभी बताओ मुझे क्या सोचोगे। एग्जांपल लेता हूं, सैलरी पेड इज नॉट डेबिटेड और इज डेबिटेड टू क्लर्क अकाउंट, इज डेबिटेड टू क्लर्क अकाउंट। क्लर्क अकाउंट कौन सा है, पर्सनल। सैलरी कौन सा है, नॉमिनल है। ठीक है, अभी आप बोलो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, सैलरी टू कैश। एंट्री क्या होगी गलत, क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी आप करेक्शन करो, करेक्शन क्या होगा, क्लर्क को गलत डेबिट दे दिया तो क्रेडिट दे देंगे, और सैलरी को डेबिट नहीं दिया तो डेबिट दे देंगे। एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट। बाय अभी यहां पे मैंने सैलरी बोला ना, तो सैलरी की जगह पे क्या आना चाहिए, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या आना चाहिए, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ आ गया अभी, क्लियर? कोई डाउट है, पक्का? रेंट डेबिटेड ट्वाइस इन रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में वही अमाउंट डबल लिखी गई। ठीक है, तो क्या होगा, सोचो, करेक्ट एंट्री बोलो। मतलब अमाउंट लेके चलते, अमाउंट लिए बिना समझेगा भी नहीं, अमाउंट लेके चलते, रेंट 5000 डेबिटेड ट्वाइस। एंट्री करेक्ट क्या होनी चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5000। क्या हो गया, रेंट अकाउंट को डबल डेबिट किया, मतलब 10000 का डेबिट हो गया, लेकिन कैश में टू कैश 5000 ही लिखा, तो क्या क्रेडिट हो गया, टू सस्पेंस, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस क्रेडिट हो गया 5000। अभी करेक्शन कैसे करेंगे, रेंट अकाउंट में गलत जो डेबिट दिया है कितना है, 5000। ठीक है, उसे क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस को डेबिट दे देंगे। अभी जब मैं एंट्री कर रहा हूं तो मैं एंट्री क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ रहा है, सिर्फ नाम बदल रहा है, कॉन्सेप्ट वही है। सिर्फ वहां पे जहां पे आप P&L अकाउंट के आइटम देखते हो ना, वहां पे वो नाम लिख के बिना P&L एडजस्टमेंट अकाउंट नाम लिख दो। क्यों, क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हो गए होंगे। क्लियर? लगता है तो वहां पे नोट लिख दो, नोट। in case of correction, public rectification, after क्या, after preparation of final accounts, then at the time of rectification, if we find क्या, that there is mistake, public error, if we find that there is mistake, public error, in item कौन सा, related to trading and P&L account, then effect shall be given to P&L adjustment account rather than the account like example, like salary account, sales account, रेंट अकाउंट एटसेट्रा। क्यों, रीजन क्या है,
पिछले साल का है क्लोज हो चुका है, इस साल डाल दिया तो ये साल भी गलत कर दोगे, ठीक है, तब ये पिछले साल का हो तो की बात है। क्लियर? पक्का? कोई डाउट? नो? पक्का? कोई डाउट है? नहीं? ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, आपको खुद करने के लिए बहुत है, ठीक है, घर पे, तो वो मतलब आपको तो बुक पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है, सॉल्व कर लो, दिमाग लगा दो। आप अगर मतलब जब एक थोड़ा सा आपका दिमाग फ्रेश होता है तो नई चीजें सॉल्व करना, ध्यान दो। अगर आपको ये रिवीजन करना है जो मैंने पढ़ा है, तो जनरली वो कभी भी किया तो भी चल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि क्या सर ने पढ़ा है, और वो आपका दिमाग जो है वो मतलब जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। बट जब आप कोई नई चीज कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नए प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो रिकमेंडेड है कि वो तब सॉल्व करो जब आप फ्रेश हो, आपका दिमाग फ्रेश हो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्लास से इमीडिएटली जाते हो, मान लो थक गए हो, उस वक्त आपने इमीडिएटली प्रॉब्लम्स ले लिए, नए प्रॉब्लम्स, तो आपको समझने में डिफिकल्ट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट मेंटली रेडी, ठीक है, दिमाग थक चुका है, ठीक है। अगर ऐसा कभी लगता है ना, ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही, इवन दो मुझे एक्टिवेशन चैप्टर समझ में आ गया, बट ये वाला नहीं समझ में आ रहा, ये वाला प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कोई होता है ना, तो उससे उस वक्त क्लोज कर दो, बाकी पढ़ने लगो, ठीक है। और वही प्रॉब्लम जो है ना, वो मॉर्निंग या जब आपको फ्रेश लगता है, मतलब जब आप एक्टिव रहते हो सबसे ज्यादा। सबको पता होता है कि हम जनरली कौन से टाइम पे ज्यादा एक्टिव होते हैं? रात को। ऐसा क्या करते हो रात को एक्टिव होके? हाँ, ठीक है, चलो आगे चलो, फ्यूचर में फायदा मिलेगा मतलब आपको। हाँ मतलब जॉब में आप नाइट ड्यूटी भी कर पाओगे, ये मैं बोल रहा हूं। हाँ तो मतलब एम्प्लॉय आप पे खुश हो जाएगा क्योंकि आप रात को एक्टिव रहते हो। हाँ, तो ध्यान देना, ये आप समझ लेना, क्योंकि सभी का मॉर्निंग टाइम जो है वो फ्रेश होता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को उठने के बाद में आधे घंटे तो समझ नहीं आता है कि कौन सी दुनिया में, मतलब ऐसा होता है। मैंने ऐसे मेरे दोस्त भी देखे, मॉर्निंग में उठ के वो ऐसा ही आधे घंटे ऐसे वहां पे रहते हैं, उनको आधा घंटा समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसे होते हैं, आप में से भी कोई होंगे, होता है ऐसा अब, ठीक है। तो आधा घंटा समझ में नहीं आता है, तो वो अगर मॉर्निंग में वो लेके बैठ गए ऐसे प्रॉब्लम, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। समझ आ गया? तो आपको खुद को पता होता है कि आप जनरली कौन से टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हो, फ्रेश रहते हो, क्लियर? वो टाइम पे नई चीजें सॉल्व करने के लिए लेना। और जो क्लास का जो मैंने बता दिया, जैसे ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम आप घर पे आपको, ठीक है, ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने समझा दिया, बराबर। जो ऑलरेडी समझाए, जो ऑलरेडी आपको समझ में आ गए, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप कभी भी ले लो। बट जनरली नए प्रॉब्लम ले लो ना, तो जब आपका माइंड फ्रेश रहता है तब ले लो, भले वो रात को या मॉर्निंग 4 बजे हो, तो जो भी है, सुबह 7 बजे हो, जो भी हो, क्लियर? जनरली दोपहर मतलब आफ्टरनून टाइम जो होता है वो जनरली सभी के लिए थोड़ा सा डल रहता है, जनरली सभी के लिए रहता है। हाँ, एक्सेप्ट मी, मुझे आदत पड़ गई पढ़ा के इतने साल से कि हाँ दोपहर में मैं एक्टिव रहता हूं, ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ, इससे कोई, हाँ, आप हंस क्यों रहे हो मुझे पता नहीं चल रहा, मैं कितना, हाँ, मेरी सादा सुदा सरल सज्जन गरीब गुनी, हाँ, तो आप मुझे बिगाड़ रहे हो, ठीक है। मैं मम्मी को जाके बताने वाला हूँ आप लोगों का नाम। तो चलो ध्यान दो, लास्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ इससे अल्टीमेटली, ठीक है? क्योंकि आपका देखो, आप फ्रेश माइंड है तब सॉल्व करते हो ना, आपका टाइम लगभग आधा लगेगा वो सॉल्व करने के लिए, और कंफ्यूजन भी कम से कम होगा। लेकिन वही चीज जब आप थके हुए हो उस वक्त ऐसा कुछ करते हो ना, उल्टा फ्रस्ट्रेशन, टेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइमिंग का मैनेजमेंट इस तरह से भी करो कि चलो आप डिसाइड कर लो कि नहीं, मॉर्निंग में क्या होता है कि हम उतने एक्टिव नहीं रहते, ठीक है, तो ऐसी चीजें ले लो जो आपको आती है, उसे रिवाइज कर लो, टेंशन नहीं आएगा,
और जब आप एक्टिव हो ऐसी चीजें ले लो जो अभी आपको नहीं सॉल्व करनी है। जैसे बुक सॉल्व करो, अभी घर पे जाके रेक्टिफिकेशन का बुक सॉल्व करोगे, कब सॉल्व करना है? एक्टिव आवर्स में या डल एक्टिव में? ये जो पढ़ा है वो रिवाइज करो, वो आप कभी भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है। मतलब ऐसा मेरे साथ होता है, जैसे कि मान लो कि दिन भर मैंने पढ़ा लिया, दिन भर पढ़ा, ठीक है, और मान लो कि इवनिंग टाइम पे कोई मतलब डाउट क्वेरी भेजता है कहीं से, तो उसने वहां पे क्या है कि फोटो लिया होता है कि ये मैंने सर यहाँ पे ये देख लिया, तो इसका वहां पे सोल्यूशन बताओ। तो उस वक्त ऑलरेडी मैं बहुत थक चुका होता हूँ, तो वो देख लिया तो मुझे ऐसा लगता है ये क्या है, ये टाइप का पहला एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में अगर वही चीजें मैंने मॉर्निंग में उठ के देखी ना, विद इन अ मिनट वो समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या है या उसका इफेक्ट क्या है, क्या होना चाहिए, ये सभी चीजें। बट जब वहां पे ऑलरेडी मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरा मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मतलब मेरा मूड नहीं है, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं उस चीज के लिए, तो उस केस में वहां पे कहीं आसान भी हो तो भी डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ये बात के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। किस बात के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं? मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। शायद से ये भी तो हो सकता है ना कि आप गलत टाइम पे गलत सब्जेक्ट ले रहे हो, इस वजह से पढ़ने का मन ही नहीं करा, ये भी तो हो सकता है ना, है ना? तो ये मतलब मान लो कि आप जब आपका जो भी है, मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है, जो भी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, हाँ जो भी है, इट्स योर इट इज सब्जेक्टिव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब थके हुए हो उस वक्त वो सब्जेक्ट लेके बैठे हो तो पढ़ाई तो कुछ नहीं होगी, आपके दिमाग में ख्याल क्या आएंगे? क्या मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे समझ में नहीं आया, मेरा एग्जाम के टाइम पे क्या होगा, कहीं मैं फिर से फेल तो नहीं होऊंगा, तो ये नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर टाइम। क्लियर? फॉलो करना, मुझे बता देना अगर आपने सच में सीरियसली ले लिया इस बात को, तो मुझे रिजल्ट भी बता देना कि हाँ कुछ फर्क लगा कि नहीं लगा। मतलब जैसे कि आपको लगता है मेरा स्टडी नहीं होता जाने के बाद में, तो जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके लिए लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग, वो पढ़ के देखो। और जब आप फ्रेश रहते हो ना, तो दूसरा सब्जेक्ट लेके देखो, थोड़ा चेंज करके देखो, शायद से आपको, मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा। मतलब जो मैं खुद फॉलो करता हूं, करता था। क्लियर? और नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे कि नहीं मेरा पढ़ाई नहीं चल रही, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे समझ में नहीं आया। क्लियर? ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर इंटरमीडिएट लेवल पे तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया है। मतलब वो ऐसा कि एक स्टूडेंट का तो आज ही वो कल रिजल्ट आ गया, वो पास हो गई। उसे अकाउंट में एग्जामिशन भी है, मैंने बोला कि एग्जामिशन जो है उस बहुत सारे स्टूडेंट्स को है, तो उसका फोन आ गया कि सर एग्जामिशन आ गया। ओके, तो उसका एक बार क्या हुआ था मुझे याद है कि उसने रात को 10 साढ़े 10 बजे एकदम टेंशन में फ़ोन किया मुझे कि सर मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। मैंने बोला कि क्या हुआ, मतलब अचानक से, सुबह तो ठीक थी क्लास में, अचानक से क्या हुआ, दिन भर में टेंशन आ गया। ठीक है, तो उसने बोला कि मैं अकाउंट का एक मैंने चैप्टर लिया था, वो चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। मैंने बोला क्लास में पढ़ाते वक्त समझा था? बोले कि हाँ क्लास में समझा था, मुझे ऐसा कभी डर नहीं लगा, बट सॉल्व करते वक्त डर लगा। मैंने बोला अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ये भी समझ में आना चाहिए। तो मैंने उससे शेड्यूल पूछ लिया, आज क्या क्या किया और कब स्टडी के लिए तुम बैठे थे? तो उसने बोला कि क्लास इतने बजे छूटा और उसके बाद में इमीडिएटली मैं स्टडी के लिए बैठ गई, और वो देखा तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने बोला कि उसे एक काम कर, कल सुबह जो है वो 1 घंटे में वो चैप्टर ले सेम, और बाद में मुझे बता। ठीक है, तो दूसरे दिन उसका मुझे वो आके बोली कि सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे होगा? कल वो टेंशन में थी कि मैं क्या हो गया, कि समझ में नहीं आता है क्या होगा मेरा फ्यूचर। ठीक है, ये टाइप का वहां पे नेगेटिव चल रहा था, और सुबह वो एकदम ठीक थी कि सर सब कुछ समझ में आ गया। सो जस्ट देयर वाज चेंज इन टाइम। ठीक है, उसने जब वो थकी नहीं थी उस वक्त देख लिया तो सब कुछ समझ में आ गया। बहुत सी बार आप थके हुए हो, उस वक्त आपको कोई कुछ बोल रहा है तो भी आपका ध्यान नहीं होता है, समझा? नॉर्मल चीजें बोल रहे हैं, आपका ध्यान नहीं होता है, आप आपके इसमें रहोगे शायद से। तो थोड़ा सा टाइम चेंज करके देखो, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, टेंशन कम आएगा तो ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती रहेगी। चलेगा? क्लियर? आज सभी लोग ट्राई कर लेंगे। अगर ऐसा फीलिंग आते हैं, अगर ऑलरेडी आपका अच्छा चल रहा है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि नहीं ठीक से समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो ऐसे कुछ चेंजेस करके देख लो। और वो चेंजेस मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए एक्टिव आवर्स अलग होते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट अलग होता है, समझ में आ गया? तो वो टीचर नहीं बता सकता, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर?
मतलब मेरे लिए जो है, मुझे क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद है, मतलब सब्जेक्ट की बात करें तो मुझे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना ज़्यादा पसंद है। जब मैं थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में है क्या है, मतलब इवन तो मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ, ठीक है, फिर भी मेरा जो इंटरेस्ट है वो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा है। मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा डल रहता हूँ तो मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से कर लेता हूँ। जब मैं एक्टिव रहता हूँ तो प्रैक्टिकल लेता हूँ। स्टूडेंट्स जनरली उल्टा करते हैं भाई, ना जब डल रहते हैं तब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, और जब एक्टिव रहते हैं तो थ्योरी। ये जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, बट मेरा उल्टा है। तो समझ आया? ठीक है, तो आप आपके हिसाब से वो डिसाइड कर लो। किसी ने आपको प्लान देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बता सकते हैं कि हाँ ये करो, लेकिन उस टाइम पे क्या करना है ये तो आप आपके चॉइस के हिसाब से देखो। हम क्या बोल सकते हैं कि जाने के बाद में 3 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, सुबह आने से पहले 3 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। अभी उसके बीच में पढ़ना कब क्या है ये कौन डिसाइड करेगा? आप लोग। और किसी को आपके लिए डिसाइड करने भी मत दो। समझ आ गया? आप आपको खुद को ज्यादा जानते हो मुझसे। स्टूडेंट्स आके बाद में पूछते हैं कि सर स्टडी प्लान दे दो ना, मैं बोलता हूं कि मैं स्टडी प्लान नहीं दे सकता। स्टडी प्लान मतलब क्या, कौन से टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए, ये गलत बात है। मतलब मैं जो बोलूँ वो आपके लिए सुटेबल कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ हाँ ये टाइम पे पढ़ाई करनी, ये टाइम पे पढ़ाई करनी, इतना टाइम निकालना पड़ेगा, ये बता सकता हूँ मैं। बट पढ़ाई क्या करनी है ये आप लोगों को सोचना है, और ये आप अच्छे से डिसीजन ले लोगे। ठीक है, चलो लास्ट प्रॉब्लम। क्या करेक्ट? डन? पहले बोलो, चलो फटाफट। हाँ क्या हुआ? पहले यहाँ पे जो है बुक कीपर फाइंड्स द डिफरेंस, उसमें जो 1000 लिखा है वो कैंसिल कर दो। इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज कौन से साइड पे डिफरेंस है ये बताया नहीं है। बराबर? तो अगर एग्जाम में आता है कि ये डिफरेंस है तो ऑटोमेटिकली, कल हमने अकाउंट बना के देखा, अकाउंट बनाते वक्त आपको दिमाग लगाना पड़ा नहीं, सिर्फ एंट्री में जहां पे डेबिट है वहां पे डेबिट दे दिया, जहां पे क्रेडिट है वहां पे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट दे दिया। ठीक है, तो ध्यान दो, मेन आपका क्या है, अकाउंट या एंट्रीज, ये मेन है। तो चलो फटाफट बताओ। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि बट इंटर्ड इन द सेल्स बुक, ऐसा लिखा है क्या? बट रवि अकाउंट इज करेक्टली एंटर्ड, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, मतलब परचेज का लिखा सेल्स बुक में, बराबर ना? मतलब आगे दोनों इफेक्ट गलत हो जाएंगे ना। तो चलो परचेज बुक में लिखता तो आगे पोस्टिंग कैसे होती? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। ठीक है, लिखो टू रवि अकाउंट। कितना? 15,000। लेकिन कहां पे गया ये? सेल्स बुक। तो सेल्स बुक से आगे पोस्टिंग क्या होगी? सेल्स बुक में लिखा है तो हम रवि को क्या मानेंगे? पोस्टिंग का तो कस्टमर ही मानेंगे ना। ठीक है, तो अभी आप क्या हो गया? सेल्स की इन शॉर्ट पोस्टिंग हो जाएगी। एंट्री बोलो, रवि अकाउंट डेबिट कितना? बोलो। हाँ
बोलो अभी परचेस को डेबिट देना था, हाँ नहीं दिया, दे देंगे। रवि को क्रेडिट देना था, नहीं दिया, दे देंगे। रवि को गलती से डेबिट दे दिया, करेक्शन के लिए क्रेडिट दे देंगे, मतलब क्रेडिट दो बार डबल अमाउंट का देना पड़ेगा। और सेल्स को गलत क्रेडिट दिया है, डेबिट दे देंगे। एंट्री बोलो, सेल्स अकाउंट डेबिट, बाद में कितना है, ठीक है। आगे received one bill for 25,000 from Arun but recorded in bills payable book. Received one bill मतलब बिल मिला था, मतलब बिल से सेबल है ना, बट लिखा बिल्स पेबल बुक में गलत बुक में ही चला गया, तो आगे दो इफेक्ट भी गलत हो जाएंगे। तो पहले बताओ बिल्स सेबल करेक्ट है ना, एंट्री आनी चाहिए। बिल्स सेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज गिवर, अरुण। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना, टू हाँ वैसे वो कौन था जो रात को एक्टिव बोला था, हाँ ये दोनों भी आ आ आ आ या चलो आगे। अभी ये गलती से अलग बुक में लिख दिया बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को क्या मतलब क्रेडिट मिलेगा, ओके। और अरुण मतलब उल्टा सोचा हमने दे दिया उनको बिल्स पेबल साइन करके, तो अरुण क्या हो गया, रिसीवर, ठीक है। तो अरुण अकाउंट डेबिट टू कितना, बोलो फटाफट क्या करना है। बिल्स रिसीवेबल को डेबिट देना है, बराबर। अरुण जो है उसको क्रेडिट देना है दो बार, क्योंकि एक तो डेबिट गलत हो गया, वो क्रेडिट करना पड़ेगा, और करेक्ट क्रेडिट देना पड़ेगा। और बिल्स पेबल को डेबिट देना पड़ेगा। तो बोलो डन। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम क्यों लिया, क्योंकि इसमें मेनली बुक गलत होते हैं तो क्या इफेक्ट्स आते हैं, ये कवर किया है, ठीक है। आगे एन आइटम ऑफ 3,500 रिलेटिंग टू प्रीपेड रेंट वॉज प्रीपेड रेंट अकाउंट वॉज ओमिटेड टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब रेंट प्रीपेड रेंट अकाउंट आगे, मतलब वो हम बैलेंस लेके आगे लेके ही नहीं आए, वो भूल गए। तो नॉर्मली प्रीपेड रेंट की एंट्री क्या होती है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जाती है ना, ठीक है। तो कितना, लेकिन क्या हुआ, प्रीपेड रेंट कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, मतलब वो भूल गए। कैश का तो इफेक्ट करेक्ट है ना, तो हुआ क्या, बोलो करेक्शन। प्रीपेड रेंट को डेबिट नहीं दिया, दे देंगे। सस्पेंस को गलती से डेबिट दिया, क्रेडिट दे देंगे।
डन। आगे अगला क्या है? एन आइटम ऑफ 2000 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेस रिटर्न हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेस बुक। फिर से बुक गलत हो गया ना। परचेस रिटर्न, बोलो परचेस रिटर्न की एंट्री क्या आएगी? रिटर्न में गुड्स जाता है तो परचेस रिटर्न को क्या करना चाहिए? क्रेडिट। एंड डेबिट किसे मिलना चाहिए? सप्लाई को। एंट्री बोलो सप्लाई अकाउंट डेबिट लिखो, सप्लाई अकाउंट डेबिट टू, सप्लाई अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। टू परचेस रिटर्न कितना कितना है? 2000 लिख दो। 2000 आगे कहां पे लिखा है गलती से? परचेस बुक। एंट्री क्या हो गई? परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट 2000। परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। बोलो क्या हो गया? बताओ करेक्शन क्या हो गया? सप्लाई अकाउंट को डेबिट डबल से, सप्लाई अकाउंट कितना है? क्लियर? कोई डाउट? आगे रुपीज 25,000 पेड टू हरी अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस। व्हाट इज आवर एक्सेप्टेंस? हम एक्सेप्टेंस देते हैं मतलब क्या? बिल्स पेबल साइन करते हैं, याद है ना? एक्सेप्ट करना मतलब बिल्स पेबल साइन करना। तो हमने जो बिल्स पेबल साइन किया था ना, उसके बदले में पैसे दे दिए। मतलब हम जब पैसे देंगे बिल्स पेबल के बदले में, सिंपल बात है, जब बिल्स पेबल दिया था तब एंट्री क्या की थी? मान लो नाम क्या है उसका? हरी। ठीक है, हरी अकाउंट डेबिट हमने एंट्री क्या की होगी? हरी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये एंट्री की थी। अभी जब पैसे दे तो हम क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल वापस ले लेंगे ना, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे। तो उन्होंने गलती क्या कर दी? जो पेमेंट किया वो बिल्स पेबल को डेबिट नहीं किया, उसने हरीश को डेबिट कर दिया। नाम भी गलत है, बराबर? हरीश को डेबिट कर दिया। तो करेक्ट एंट्री क्या है? बिल्स राइट। आगे क्या हुआ? लेकिन उसने हरीश को डेबिट कर दिया, हरी को भी नहीं किया। ठीक है, ध्यान कहीं और है उसका। जब भी ध्यान कहीं और होता है तो बोलना है हरिओम, हरिओम। हाँ, आप लोगों को पता नहीं होगा हरिओम। हाँ पता है क्या? मतलब उसके बाद जोक, जोक इन द सेंस ओके कैसे होता है जनरली, ठीक है, वो एक है। तो 3 दोस्त थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अभी सब कुछ छोड़ देता है, ये मोह माया, ये दुनिया कुछ काम की नहीं, तो सब कुछ छोड़ के वो सोचते हैं हिमालय चले जाए। हाँ ठीक है, तो वो जब उन्होंने डिसाइड किया तो अभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए जो उनका क्या ध्यान खींचे। ऐसी कोई भी चीज़ सामने आती है तो उनको मतलब ऑब्वियसली ऐसा बड़ा डिसीजन ले रहे और वो जा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ उनको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, तो वो डिसाइड करते तीनों के तीनों ऐसी किसी को भी कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करने वाली दिखे तो हरिओम बोलेगा वो और आगे चल पड़ेंगे सभी।
ठीक है, जब भी कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज दिखे क्या बोलना है, हरिओम, और आगे बढ़ना है। जैसे वो तीनों जा रहे, ठीक है, तीनों जा रहे, जैसे वो तीनों जा रहे एकदम ये लेके क्या बोलते हैं कि नहीं हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्लियर, वैसे ही उसमें से एक बोलता है हरिओम, बाकी लोग, बाकी जो दो है वो बोलते हैं किधर किधर किधर। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किधर है वो नहीं देखना है, कौन है। ओके, हरिओम बोला मतलब कौन है, किसके लिए बोला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली क्या बोलना है, हरिओम बोल के आगे बढ़ना है। कुछ लोगों को समझ में आया नहीं है, पता नहीं, ठीक है, हाँ, ठीक है, जिन लोगों को समझ में आया वो तो हंस रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो हाँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो हरिओम नहीं, वो छोटा भीम बोल के आगे बढ़ो। ठीक है, छोटा भीम बाजी होता है। हाँ, चुटकी, हाँ, डिस्ट्रैक्शन है क्या? देखो ऑब्जर्वेशन, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, तो मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे आज तक एक आंसर नहीं मिला, कभी अगर किसी को पता हो आंसर तो बता देना, कि जब भी एंड में उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है कि वो सामने वाला ताकतवर होता है, वो छोटा भीम को मारने लगता है, तो छोटा भीम अचानक से लड्डू खाता है, एनर्जी आती है, और वो सामने वाले को उठा उठा के पटकता है, ठीक है। बहुत सी बार जब चुटकी होती है तो चुटकी उसे लड्डू देती है, बट चुटकी नहीं होती तब वो उसकी लुंगी दिखाई ना, हाथ डालता है कहीं पे तो हाथ डालता है, लड्डू निकल आता है, ठीक है। वो मुझे आज तक नहीं समझा कि कहां से निकलता है, ठीक है। अरे मैंने ऑब्जर्वेशन करेक्ट है कि नहीं, देखा है कि नहीं आपने, सही है कि नहीं? ओके, हाँ, किसी को पता है कहां से निकलता है? ठीक है, मतलब उसकी लुंगी है, उसको पॉकेट है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि जिसमें रखा होगा लड्डू, ठीक है। और लड्डू रखा हो तो चिमटता क्यों नहीं, मतलब वो ऐसा वो गोल क्यों रहता है, मतलब वो भी, मतलब मैं पर्सनली मैं कार्टून देखता हूं तो बहुत मजे लेता हूं कार्टून के, ठीक है, कि हाँ ये क्या दिखाए और वो कैसे चल रहा है, ठीक है। वो तो दिखाए, वो तो मजा आता ही है, बट उसमें उन्हें जिस तरह से दिखाया वो भी मजे लेने वाला है, मतलब अगर वो देख के भी मजे आ जाते हैं। तो आप ऑब्जर्वेशन रखो, इससे आपका वहां पे क्या है कि आगे फ्यूचर में फायदा होगा। जैसे कि अभी मैं स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता हूं तो पता चलता है कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में, तो ऐसे ऑब्जर्वेशन आपको आगे फायदा देंगे। फिर से छोटा भीम देखना और मुझे आंसर ला के देना, ठीक है, वो लड्डू कहां से निकला, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आगे चलो, बोलो क्या है, बिल्स पेबल क्रेडिट, हरिओम, हाँ चलो ध्यान यहाँ पे, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आगे बोलो, लास्ट है क्या, bills received from Janki for repairs done to radio rupees 2500 and radio supplied for rupees 45,000 were entered in the purchase book as rupees 46,000। अभी ये देखो, ये क्या समझे, ये रेडियो का रिपेयर हो गया और रेडियो सप्लाई किए, तो इतने के रेडियो सप्लाई किए तो क्या माने कि ये उनका बिजनेस है या रेडियो सुनने के लिए? 46,000 है, ठीक है, तो वो सप्लाई दिख रहा है ना, मतलब वो सेलर दिख रहा है। तो जब वो रेडियो परचेस करेगा तो वो क्या मानेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि उनका परचेस है ये। और रिपेयर कहां पे जाना चाहिए, रिपेयर्स अकाउंट में, रिपेयर तो अलग अलग ही दिखना चाहिए ना, एंट्री क्या होनी चाहिए, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, कंबाइन एंट्री करते हैं, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू हु इज अदर पार्टी, जानकी, क्लियर। तो एंट्री क्रेडिट बोलो,
रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कितना 2500। डन। लेकिन हुआ क्या, परचेस में कितना लिख दिया 46, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट $46,000, जान के अकाउंट 46,000। बोलो क्या करना है, परचेज बुक में 46,000 लिख दिया तो परचेस का मिलेगा 46। ठीक है, बुक में गलती कर दी तो आगे दोनों ही फिट गलत हो गए, ऐसा ही मान के चलेंगे। करेक्ट है, आगे बोलो क्या करेंगे फिर। परचेस देखो ध्यान दो, परचेस को क्या हो गया 45,000 का, बराबर ना, 45,000 का डेबिट देना था, बट डेबिट कितना दिया 46। करेक्शन के लिए क्रेडिट कर देंगे, रिपेयर्स को डेबिट दे देंगे, और जानकी को क्या हुआ है 1500 से कम क्रेडिट मिला है तो उतना क्रेडिट दे देंगे, रिपेयर्स को डेबिट दे देंगे पहला, बाद में परचेस को क्रेडिट मिलेगा ना, जानकी को क्या मिलेगा, जानकी को भी क्रेडिट मिलेगा ना, क्योंकि 1500 से कम क्रेडिट दिया है तो दे देंगे, और दूसरा क्या परचेस को 1000 का डेबिट एक्स्ट्रा मिला है तो क्लियर, कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया, डन। हो गया। अभी अगले लेक्चर में नया चैप्टर, ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी तक सोचा नहीं इतना।